काम के तहत अल्लाह पाक इनको चला रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग एटमॉस्फेयर को देखेंगे, यानी हवा और गैसेस कितनी है, क्या अल्लाह पाक ने कैसे बनाया है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ट्रोपोस्फियर बनाया है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर तक जो है वो ट्रोपोस्फियर एक गैस है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है 50 किलोमीटर तक। ऐसे ही बहुत सारे गैसेस हैं, ये हमारे इतने काम के नहीं है। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में एक चीज़ काम की है, वो एक गैस है स्ट्रेटोस्फियर में जिसका नाम ओजोन है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है O3। ये ओजोन हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह बाद में। अल्लाह पाक ने जो हवा बनाई है, उस हवा के अंदर भी बहुत सारे गैसेस हैं। हम लोग कहते हैं हवा, लेकिन हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और बहुत सारे इनर्ट गैसेस है। ये सारे गैसेस हवा के अंदर है। नाइट्रोजन आप देख सकते हैं 78% है, 78%। ऑक्सीजन तकरीबन 21% है। तो हवा के अंदर भी इतने सारे गैसेस अल्लाह पाक ने कुदरती बनाए हैं। अच्छा, आलूदगी कब होती है? हवाई आलूदगी जब इन गैसेस के अलावा कोई और चीज इनमें आ जाए, या इनमें से कोई बढ़ जाए या कम हो जाए, तो हम कहते हैं साइंसी एतबार से कि भाई ये हवा आलूदा होगी। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, या इनमें एक गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो नहीं है इसमें, कुदरती अल्लाह ने नहीं बनाया है, लेकिन वो गाड़ी मोटरों के जो है धुएं में से निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अल्लाह पाक ने कुदरती हवा के गैसेस में नहीं बनाया है, लेकिन वो बाहर से इसमें आ जाए हवा में, तो हम लोग कहते हैं ये आलूदा गैस आ गई। तो ये आलूदगी हवा की ऐसे होती है। और जो चीज़ें आती है उसके अपने असरात हैं इंसानों पर, जानवरों पर और दरख्तों पर। उसका माहौल में एक असर है। कोई भी चीज़ हवा के अंदर आ गई नहीं, जो अल्लाह पाक ने कुदरती नहीं बनाई है, तो उसके अपने असरात है, वो सब देखेंगे इंशाल्लाह। स्क्रीन को जरा और जूम किया जाए थोड़ा, नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, जो हवाई आलूदगी के जो आलूदा जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो कोई गैस आ जाए, दूसरा जो होता है वो कोई बारीक बारीक जर्रे आ जाए, धुएं के आ जाए, राख के आ जाए, जिसको सूंड भी कहते हैं, और बारीक उसके PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM10 अलग अलग साइंसी उसने कैटेगराइजेशन किया है। लेकिन बेसिक ये दो चीज़ें हैं, या तो हवा में कोई गैस नहीं आ जाए, या कोई जर्रे ऐसे आ जाए जो उसको आलूदा बना दे, जो हवा में अल्लाह पाक ने कुदरती नहीं बनाया है। तो ये आलूदगी है दो तरीके की, गैस आ जाए या फिर कोई ऐसा जर्रा आ जाए, चाहे राख का हो या फिर धुएं का हो। अब आप देख सकते हैं कुदरती जो लावा निकलता है उससे भी डायोक्सिन्स निकलते हैं। और जो जंगलात में आग लग जाती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे, और अमेजन फॉरेस्ट में तकरीबन रोज जो है वो हर साल आग लगती ही है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ऊपर चले जाता है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो थोड़े से भी जो है टेम्परेचर से जो है वो आग पकड़ लेते हैं और ये आग लगती है। तो कुदरती ऐसे भी जो है वो ये पेड़ पौधे जलने से धुआं निकलता है, लावा निकलता है, तो उसके साथ धुआं निकलता है। तो कुदरती तौर पर भी आलूदगी निकलती है। दूसरा, हम लोग जो आलूदगी कर रहे हैं वो फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से और थर्मल पावर प्लांट जिनसे बिजली पैदा की जाती है, तकरीबन दुनिया की 90% बिजली जो है वो थर्मल पावर प्लांट से पैदा की जाती है। यानी कोयले को जलाया जाता है, उसकी भाप बनाई जाती है, और भाप से जो है एक टरबाइन को घुमाया जाता है। वो टरबाइन के बीच में मैग्नेट होता है, जो पूरा सिस्टम है, असल मकसद उस मैग्नेट को घुमाना है, क्योंकि मैग्नेट जब घूमता है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आते हैं और दूसरा पोटेंशियल का वायर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। तो मसला ये होता है कि कोल को जलाकर स्टीम पैदा की जाती है, और उस स्टीम से, धुएं से जो है वो सब देखेंगे इंशाल्लाह बाद में धीरे धीरे। अच्छा, दूसरे कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन करते हैं आलूदगी का, हवाई आलूदगी का, वो ये करते हैं कि एक तो प्राइमरी पोल्यूटेंट, यानी डायरेक्टली निकला, मसलन ऑटोमोबाइल इंजन से, गाड़ी के धुएं से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, ये एक ही निकला। लेकिन दूसरा एक और टाइप का होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? दो इस तरीके के अगर मिल जाए तो उनका अपना एक रिएक्शन होता है और तीसरी चीज बन जाती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और ये बहुत ज़बरदस्त खतरनाक है, जो दिल्ली में हो रहा है, और पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। फोटोकेमिकल स्मोक बनता है और पैन बनता है और बहुत सारी
ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है, वो सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे। लेकिन ये समझ में आ जाए कि एक तो डायरेक्टली निकलता है, और अगर कोई दो चीज़ मिल जाए तो तीसरी चीज़ बनती है, उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है। तो इसमें बताया गया है कि प्राइमरी कौन कौन से है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें जो है डायरेक्ट निकलती है। और इनमें से अगर कोई दो मिल जाए तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। प्राइमरी से दो जुड़ के, तीन जुड़ के सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं। आप देख सकते हैं हवाई आलूदगी मतलब कैसा मंजर होता है। अच्छा, ये सारे हवाई आलूदगी कैसे है, क्या है, उसके बारे में बताया गया था। अब इससे हो क्या रहा है, ये मसला क्यों बना पड़ा है, वो देखेंगे। एक लेयर मैंने आपको बताया था जो गैसेज में ओजोन लेयर करके है, इसका अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया है। साइंसदान बताते हैं कि सूरज की जो किरणें आती हैं, जो शुआएँ आती है, उसको ये फिल्टर करता है। दो तरीके की शुआएँ आती है, एक UAB आती है, UVB और UVA आती है। उसमें से जो काम की होती है वो तो ये फिल्टर करके भेज देता है, और जो मुजीर होती है उसको ऊपर ही रख देता है। तो ये काम करता है कि सूरज की शुआओं को फिल्टर करता है। ये इतना ज़बरदस्त गैस अल्लाह पाक ने ऊपर बनाया है। अब हो क्या रहा है कि सूरज की जो मुजीर किरणें या शुआएं जो ऊपर रह जाती थी, ये फिल्टर कर लेता था, उसको नहीं आने देता था। अब ये खुद डैमेज हो रहा है, और क्यों हो रहा है वो सब देखेंगे। ये दो तरीके की UV रेज मैंने बताई, UVA और UVB। UVA हमारे पास आ जाती है, ये इतनी मुजीर नहीं होती। UVB जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसको ये छान लेता है, ऊपर ही रख देता है। अब इसके रिएक्शन मैंने बताया है कि क्या होता है, असल में ये नुकसान कैसे हो रहा है। ये ओजोन ऊपर का अल्लाह पाक ने जो बनाया है, गैस का एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट बनाया है, ये कैसे खराब हो रहा है, क्या बात हो गई कि ये खराब हो रहा है। कुछ गैसेस हमारे दुनिया में ऐसे हमने बनाए, जैसे CFCs है और FCS है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशन में होता है, सब देखेंगे कहाँ कहाँ पर होता है। ये इन चीज़ों में होता है। जब ये हम फ्रिज खोलते हैं निकलता है, AC में से, कंप्रेसर में से निकलता है, बहुत सारी और दूसरी चीज़ें उसमें से निकलता है, और ये ऊपर जाता है। ये हवा से काफ़ी हल्का होता है और ये ऊपर जाता है। ये जाकर के उस ओजोन से मिलता है। जब उस ओजोन से मिलता है तो ओजोन जो है वो टुकड़े होता है और ऑक्सीजन बनता है, और उसका O भी अलग निकल जाता है। तो इसी तरीके से ये चेन रिएक्शन है, चलते रहता है। ये बताना मकसद नहीं है, लेकिन क्या चीज़ें इसको जो है नुकसान पहुंचा रही है, मेरा मकसद वो बताना था। रिएक्शन बताना मकसद नहीं है सारा पूरा। ये सारी चीज़ें हैं, रेफ्रिजरेटर, क्लीनिंग एजेंट, जो भी हम लोग सफाई के जितने सामान है उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी जो डायरेक्ट सॉलिड से जो है वो मतलब गैस बन जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्प्रेज होते हैं हमारे, जितने भी स्प्रे है, परफ्यूम वाले, ये जितने भी स्प्रेज है, इनमें सारों में होता है CFC। एयर कंडीशनर है, हमारी गाड़ियों के जो एमिशंस है, हमारी जो ठंडी हम लोग करते हैं अंदर AC को, तो बाहर ये सारी चीज़ें निकलती है। अब कितनी गाड़ियाँ हैं आप सोचिए, कितने फ्रिज है, कितनी एयर कंडीशंस है, ये सारा के सारा गैस जाता है, रिएक्शन करता है और उस गैस को खराब कर रहा है जो गैस ऊपर की शुआओं को छान करके भेज रहा था। अब वो खराब हो रहा है, उसमें होल हो चुका है, ये साइंसदान बताते हैं। तो अब वो किरणें जो छन करके आ रही थी, अब वो डायरेक्टली आ रही है, और उनका बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान है। स्किन कैंसर होता है, कैटरेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये ओजोन होल एंटार्क्टिका में सबसे पहले पाया गया था। हमारे कुछ मेरे जो प्रोफेसर गाइड है वो खुद वहाँ मौजूद थे। ये सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था, हमारे हिंदुस्तानी साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई नया फिनोमिना, नई चीज़ हुई है। तो उसने कहा कि मेरी मशीन ख़राब है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। फिर 3 महीने बाद रशियन साइंटिस्ट वहाँ पर थे, एंटार्क्टिका में हर एक का अपना इलाका है, तो उन्होंने डिटेक्ट करके बता दिया कि ऐसी कुछ चीज़ें आ रही है आसमान से। तो ये एंटार्क्टिका में सबसे पहला होल हुआ है, सबसे पहले डिटेक्ट वहाँ हुई है ये चीज़। अब होता क्या है इससे, ओजोन डिप्लीट हो गया, शुआएं आ रही है, इससे क्या होता है, अगर 10% की ओजोन डिप्लीशन हुआ है तो 30% स्किन कैंसर के जो है इन्फेक्शन दुनिया में पाए जाएंगे। 30% स्किन कैंसर। और आज जितने कैंसर के रेट्स है, ये तो एक वजह है, मैं बहुत सारे बताऊंगा कि हवा से लेके, पानी से लेके, मतलब हर चीज़ को, खाने को, हर चीज़ को कैंसर मतलब बना दिया है। ये हालत चल रही है। ये तो अल्लाह का करम है कि हम लोग जिंदा है। ये एक चीज़ हो गई, ओजोन लेयर का खराब होना, ये एक चीज़ हुई। अब दूसरी चीज़, हवाई आलूदगी की दूसरी चीज़ ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। यानी पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का, पूरी धरती का जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन ब दिन। ये गर्मी बढ़ रही है। अब ये गर्मी क्यों बढ़ रही है, बात यह है कि
मैंने पहले बताया था हवा के अंदर गैसेज है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है, मैंने बताया था हवाई आलूगी कब होती है, जब अल्लाह पाक ने कुदरती जो गैसेज बनाए हैं उनमें अगर कोई बढ़ जाए या कम हो जाए या कोई नई चीज़ आ जाए तो ये आलूगी बताई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बढ़ गया। अब जब ये बढ़ गया, ये क्यों बढ़ा वो आगे देखेंगे इंशाल्लाह। मतलब हमने पेड़ पौधे काटे, क्योंकि पेड़ पौधे ऐसा दिखता है पेड़ पौधे काट लिए, नहीं, पेड़ पौधों का बहुत बड़ा अल्लाह ने काम दिया था उनको, और वो काम है उनका कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। जो हमारी ज़िंदगी है ऑक्सीजन वो हमें दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो पूरी दुनिया में जो है वो जंगलात को काटा गया, पेड़ पौधे काटे गए, जिसकी वजह से ये सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। जो लेने वाले थे वो नहीं रहे, सब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। अच्छा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस नहीं है, मीथेन है CH4 और वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O के फाइनल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। ये तीन ऐसी मोस्टली ये तीन चीज़ें हैं। ये क्या कर रहे हैं, ऊपर जाकर के जैसे ओजोन अपना एक ब्लैंकेट है, ऐसा एक ब्लैंकेट बना रहे ऊपर। अब ये क्या काम कर रहे हैं, ऊपर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर मॉलिक्यूल, ये तीन गैसेस मिल करके जो है ऊपर जाकर सूरज की जो शुआएं आती है उसको आने तो देते हैं, लेकिन वापस रिफ्लेक्ट होकर जो जाती है उसको जाने नहीं देते, तो गर्मी अंदर ही रह जाती है। तो ये ऐसा एक कवर बना लेते हैं पूरी दुनिया में ऊपर जाकर के कि सूरज की शुआओं को आने देते हैं, गर्मी को जाने नहीं देते बाहर। गर्मी जो बाहर निकलती थी वो अब जो है वो जाना रुक गई। क्यों? ये जाकर के ऐसा कवर बना रहे ऊपर ये गैसेस। ये मैंने समझाया अभी कि भाई जो शुआएं आ रही थी उसको जो है कैसे आ रही और कैसे जो है वो रोका गया। अब ये तीन गैसेस है, उसमें 35% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा है ये सारी करतूत को करने में। उसके बाद मीथेन का 60% हिस्सा है 60%, और 40% हिस्सा जो है वो NO2 एमिशंस का है। अच्छा, ये आते कहाँ से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और H2O मॉलिक्यूल से सारे आते कहाँ से हैं? ये सारे के सारे इनकी सोर्सेस जो है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। जितनी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज है इनमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और अनगिनत इंडस्ट्री है। हमारा पेन से लेकर बॉटल से लेकर किताब, बुक, टेक्सटाइल, आयरन, पेट्रोलियम और फूड इंडस्ट्री और कितनी सारी इंडस्ट्रीज है। हर एक का अपना एक प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एक इंडस्ट्री में। तो उनमें बहुत सारे प्रोसेस में ये धुआं निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, उसमें से मीथेन भी निकलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी गाड़ियों के बारे में मैंने आगे बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि क्या खराबियां है। एक तो फ्यूल सही नहीं है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो होना चाहिए आइडियल फ्यूल, और दूसरा इंजन का कंबशन जो होना चाहिए बराबर वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा वो आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन है, यानी ये व्हीकुलर एक्टिविटीज़, एरोप्लेन, गाड़ियाँ और रेल, ये सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो है हीटिंग अप्लायंसेज है, हमारे AC, एयर कंडीशनिंग वगैरह, इनसे जनरेट हो रहे हैं ये चीज़ें और ये सारी चीज़ें हो रही है। तो दो चीज़ें हो गई, एक चीज़ ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, यानी जो शुआओं को फिल्टर करके भेजा जाता अब वो फिल्टर नहीं हो रहा और डायरेक्टली शुआएं जो खतरनाक है वो आ रही है। एक तो ये चीज़ हो रही है जिससे स्किन कैंसर, कैटरेक्ट और बहुत सारी आई इरिटेशन और जो है इन्फेक्शन हो रहे हैं, एलर्जीज हो रही है, एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई ग्लोबल वार्मिंग, यानी वार्म यानी गर्म होना, ग्लोबली पूरी दुनिया का एक साथ में टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ये 3-4 गैसेज है जो ऊपर जाके ऐसा कवर बना रही है, जो कवर सूरज की रोशनी को आने दे रहा है लेकिन गर्मी को जाने नहीं दे रहा। वो गर्मी ट्रैप हो रही है, कहीं ना कहीं अंदर दब रही है। अच्छा, तीसरी चीज ये हो रही है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये सबसे ज्यादा घातक बनी हुई है, दो भी घातक है, ये सबसे ज्यादा अभी दिखने में आ रही है घातक। हम लोग ओजोन को तो जाके देखे नहीं है और हमने ग्लोबल वार्मिंग का ऊपर जाकर के CO2 का कवर भी नहीं देखा है कि कैसा ब्लैंकेट बन रहा है, लेकिन ये तो दिखता है। हमारे दिल्ली में जो हुआ अभी, जिसकी वजह से ऑड इवन फार्मूला लगा, और पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह, चाइना में तो होते रहता है। ये क्या होता है, गाड़ियों का जो धुआं निकलता है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके साथ में तेल के बारीक बारीक जर्रात जो कंबशन नहीं होते इंजन में, ऐसे ही निकल जाते हैं क्योंकि इंजन का इतना मेंटेनेंस अच्छा नहीं होता, इंजन का कंबशन अच्छा नहीं होता, तो वो निकल जाते हैं बारीक बारीक जर्रात तेल के, पेट्रोल के, डीजल के। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये बारीक बारीक जर्रात जो है वो जब निकल जाते हैं ये हवा में आ जाते हैं, और ये हवा में आने के बाद ठीक है, अब तक ठीक है, लेकिन जब इनमें सूरज की शुआएं पड़ती है 9-10 बजे,
तो अब इनका रिएक्शन चालू होता है। फोटो यानी लाइट, फोटो इंग्लिश में कहते हैं लाइट को, केमिकल रिएक्शन होता है और स्मॉग बनता है। फोटो केमिकल स्मॉग, लाइट सूरज की रोशनी से केमिकल रिएक्शन होता है इनका और ये मिलता है, और ये इतने घातक है कि यहाँ पर ये ओजोन बन जाता है। देखो अल्लाह पाक ने ओजोन को ऊपर बनाया है ताकि वो शुआओं को साफ करे, लेकिन अगर वही ओजोन यहाँ बनने लगे ग्राउंड लेवल पर, तो ग्राउंड लेवल पर तो ओजोन अल्लाह पाक ने हवा दी थी, वहाँ कुदरती उसके जो कंपोजिशन था हवा का उसमें तो कहीं भी ओजोन नहीं था। अब वो बाहर से चीज़ आ गई तो अब ये ओजोन जो है वो बड़ी बड़ी बीमारियों का जो है वो जरिया बन रहा है। सिमिलरली बहुत सारे पेरोक्सिल एसिड नाइट्रेट है, पैन है, पीसीबीज है, बाइफेनॉल, बहुत सारे, वो सब देखेंगे इंशाल्लाह। अब O3 यानी ओजोन से क्या क्या बीमारी हो रही है। आई एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन, आंखों का और छाती में जलन होना, आंखों में जलन होना, इन्फेक्शन होना, और इसकी वजह से ओजोन अगर खेती में आ जाए, खेती में हवा के साथ में आ जाए तो उसकी फसल को खराब कर देता है, क्योंकि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं कभी कभार, कभी कार्बन डाइऑक्साइड ले, तो ओजोन जब ले लेते हैं तो उनका जो निज़ाम अल्लाह ने कुदरती बनाया है, ओजोन यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, अब आ गया तो फसल खराब होती है। उसके बाद बहुत सारी जो प्लास्टिक, रबड़ और बहुत सारी चीज़ें जो मटीरियल होती है वो खराब होते हैं। इसी तरह VOC जो निकलते हैं, कार्बन, यहाँ तक के है इन सारी चीज़ों का मैं खुलासे में नहीं जाता कि इनमें से एक में कैंसर भी होता है। इसीलिए मैं आपको न्यूज़पेपर बताऊंगा, 15 फरवरी की वो न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा मौतें जो हुई है फ़िज़ाई आलूगी से वो इंडिया में हुई है, और तकरीबन 2.54 मिलियन लोगों की जो है वो मौतें हुई है सिर्फ फ़िज़ाई आलूगी की वजह से, और सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये बताया जाता है कि फ़िज़ाई आलूगी में सबसे बड़ा रीज़न फोटोकेमिकल स्मॉग है, जो गाड़ियों के धुएं से निकलता है, और उसके बाद जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है, और ये बहुत ज़्यादा घातक है। अब पूरी दुनिया में कैसे है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दूसरी 3 चीज़ें देखी हमने, ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, अब तीसरी एसिड, फोटोकेमिकल स्मॉग देखा, अब चौथी जो है वो एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्या होती है, यही गाड़ियों का धुआं और थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है कोल को जला करके, उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जिसको सॉक्स भी कहते हैं, SO2 SO3 निकलता है। ये अगर बारिश की बूंदों के साथ में मिल जाता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और नॉक्स मिल जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये नाइट्रिक एसिड बनता है, एसिड बन जाते हैं, और ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड और घातक एसिड होते हैं। अब एसिड की बारिश होती है, जैसे हमारे ताजमहल में हुआ, आप देख सकते हैं, ये ताजमहल का पहला नक्शा है एकदम सफ़ेद, उसके बाद कलर कैसे चेंज हो गया, ताजमहल पर फिटिंग इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से सारी अतराफ की जो इंडस्ट्रीज है वो सारी बंद करवा दी सुप्रीम कोर्ट ने। ये पहले का मंजर है, ये बाद का मंजर है। दूसरी, अब ये फ़िज़ाई आलूगी खत्म हो गई, ये 4 मैंने बड़े नुकसान बताए, ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, फोटोकेमिकल स्मॉग, और चौथी जो है वो एसिड रेन होती है। अब ये सारी चीज़ें हो रही है जिससे खेतियाँ भी खराब हो रही है एसिड रेन वगैरह से, और शुरू से मैंने बताया इंसानों को कैंसर वगैरह कैसे हो रहा है। लंग कैंसर सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूगी से जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, उसकी न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ हम लोग जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन, श्रुति आलूगी, ये क्या है? देखो नॉइज़ और साउंड में फ़र्क है। साउंड यानी आवाज़, नॉइज़ मतलब अनवांटेड साउंड। एक आवाज़ नॉइज़ कब बन जाती है, जब वो अनवांटेड हो जाती है, जो पसंद नहीं होती, उसको नॉइज़ कहते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग नॉइज़ की। मौलाना शेख जुल्फ़िकार साहब ने अपनी किताब भी लिखी है, उसमें भी बैक ट्रैक का सिस्टम जिक्र किया है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी से कैसे जहनसाजी करते हैं वगैरह, वो सब भी उसकी इंटेंसिटी होती है अपने कान के पर्दे को अटैच करने की, ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा, हमारे इंडिया में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो एक अथॉरिटी है पूरे इंडिया की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो ये सारी चीज़ें देखती है, उसने फॉर्मुलेट किए हैं कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं कि भाई रेसिडेंशियल एरिया में कितना होना चाहिए दिन में, रात में। इंडस्ट्रियल अगर एरिया है तो उसमें दिन में कितनी आवाज़ होना चाहिए, रात में कितनी होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 dB होना चाहिए, dBA, dB यानी डेसिबल्स, उसका यूनिट है। जैसे हम लोग मीटर वगैरह में मापते हैं चीज़ें, लंबाई को, आवाज़ को जो है वो dB डेसिबल्स में मापा जाता है, और dB में भी dBA है, जो इंसानी आवाज़ को, जो इंसान का जो कान है उसकी वेवलेंथ जो आवाज़ लेती है उसको dBA कहते हैं।
वरना जानवरों को तो उसके नीचे की भी सुनती है। हम सब जानते हैं कि जानवरों को मुर्दार की आवाज़ जो अजाब होता है वो भी सुनते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। हमें DBA की आवाज़ सुनती है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में बताया गया दिन में 75 DBA से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रात में 70 DBA से ज़्यादा नहीं। कमर्शियल एरिया है, मार्केट एरिया है, उसमें 65, 55, रेसिडेंशियल एरिया है तो 55, 44, ये सारा जो है वो 8 आवर्स मॉनिटरिंग का है। 8 घंटे तक ये आवाज़ें अगर पाई जाए तो नुकसानदायक है। आप देख सकते हैं कहाँ कितनी आवाज़ होती है। 0 से स्टार्ट होता है और एक साइलेंट स्टडी रूम में 20 dB है। आप हम नॉर्मल बात करते हैं 55 से 50 dB है। ऐसे करते करते बहुत सारी पूरी स्केल बताई है मैंने, कहाँ कहाँ कितनी और होती है। सांस लेते हैं तो 10 dB की आवाज़ आती है। ये सांस की जो आवाज़ होती है ये तकरीबन 10 dB की है। अच्छा, आवाज़ नुकसानदायक कब बन जाती है? दो चीज़ें होना चाहिए उसमें। आवाज़ का अगर नुकसान होगा तो दो चीज़ों से, नॉइज़ का, सूती आलून की अगर होगी और उसका अगर किसी को नुकसान होगा तो दो चीज़ें देखनी होगी। वो दो चीज़ें ये है कि एक तो आवाज़ उतनी मिकदार की हो और उतने वक्त तक हो। खाली उतनी आवाज़ मिकदार की है तो भी ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई इतना नुकसान होगा, और अगर उतनी मिकदार की नहीं है तो भी नहीं बोल सकते। तो एक तो 90 dBA की आवाज़ 8 घंटे तक अगर मुसलसल आती रहे, ये ओशा के स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, अगर आती रहे तब जाकर हम लोग कोई कमेंट कर सकेंगे, कोई राय रख सकेंगे कि हाँ ये आवाज़ नुकसानदायक है। इसी तरीके से 92 dBA 6 घंटे के लिए, 95 dBA 4 घंटे के लिए, ये सारा टेबल है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हमारा जो अल्लाह पाक ने कान बनाया है, ये इसका मैकेनिज्म क्या है? 3 हिस्से बनाए, बाहर का कान, बीच का कान, अंदर का कान। बीच के कान में जो है पर्दा है, पर्दे से जाकर के ये वाइब्रेशन हवा के टकराते हैं और वो टकरा करके आगे फ्लूइड है, वो जाकर के हमारे दिमाग के फ्लूइड को हिलाता है, नर्व्स को हिलाता है, जिससे हम लोग को सेंस होता है कि अल्लाह का निज़ाम है। कितना फास्ट सिस्टम है ये सारा। 3 अल्लाह ने अलग अलग ईयर बनाए, उसमें इतना फास्ट सिस्टम है। तो ईयर ड्रम, फिर मिडल ईयर और वो फ्लूइड है अंदर में, एक बहुत बारीक पानी है, बस वो पानी को वाइब्रेशंस लगते हैं बहुत बारीक, उससे जो है हमें सेंस होता है। कितनी ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने चीज़ बनाई है, कितना फास्ट है। ये कान है हमारा, बाहर का कान, बीच का कान आप देख सकते हैं ये, फिर ये पर्दा है कान का, और उसके बाद ये फ्लूइड है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना, ये हेरी सेल्स के बारे में मुझे बताना है। इसमें हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में बहुत बारीक बारीक हेरी सेल्स है, बहुत बारीक बारीक, अल्लाह पाक ने कुदरती बनाई है, और ये रीजनरेट नहीं हो सकती, ये वापस पैदा नहीं हो सकती। साइंसदानों का कहना है एक बार ये डैमेज हो गई तो वापस नहीं बन सकती। अच्छा, ये डैमेज कैसे होती है? जब बार बार जोर से आवाज़ें आती है, हम कहते हैं ना भाई बहरा हो जाओगे, ज़्यादा आवाज़ में रहोगे तो, ज़्यादा अगर आवाज़ में रहोगे तो बहरा हो जाओगे, या ज़्यादा आवाज़ में जो काम करता है पहले बहरा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? उसकी ये हेरी सेल्स डैमेज हो जाती है। ये जो बारीक बारीक हेरी सेल्स है उसकी ये डैमेज हो जाती है, जितनी आवाज़ ज़्यादा पड़ती है डैमेज होती रहती है, और ये वापस नहीं बनती। अब तक का नज़रिया साइंस का ये है। ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे नॉइज़ को जो है वो मापा जाता है, नॉइज़ साउंड लेवल मीटर कहते हैं इसे। अच्छा, इससे आप देखेंगे कि सूती आलूगी से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं तबीयत पर, इंसानी तबीयत पर, हेल्थ पर, कहाँ कहाँ पर। हाई ब्लड प्रेशर, मैंने कहा था ना, अगर 90 dBA 8 घंटे तक अगर है तो क्या होगा? उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। वो मरीज से जैसी जिसकी तबीयत है, जिसका इम्यून सिस्टम, अंदर की ताकत जो है जिस आदमी की जैसी है, उसके हिसाब से नुकसान होगा। हार्ट अटैक आ सकता है, ये तक रिसर्च हुई है। आदमी को फौरन स्ट्रोक हो सकता है, दिमागी दौरा, हार्ट अटैक। उसके बाद कैंसर। ये कैसे होता है? जैसे मैंने बताया कि वो फ्लूइड है और वो जाता है अंदर, जब ज़्यादा आवाज़ जाने लगती है तो ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में से, दिमाग में से अल्लाह ने बहुत सारे हार्मोन्स रखे, सेक्रीशंस रखे हैं। थायराइड का ग्लैंड का सेक्रीशन है, थोड़ा सा अगर कम हो जाए, ट्रेसेस में, नैनोग्राम में, इतना कम मिकदार में वो पानी है, थोड़ा सा कम हो जाए आदमी मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाए आदमी पतला हो जाता है। थायराइड ग्लैंड का औरतों में ज़्यादा होता है। सिमिलरली अल्लाह पाक ने दिमाग में बहुत सारे हार्मोन्स रखे, आवाज़ की वजह से वो हरकत में आते हैं और वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा आवाज़ की वजह से प्रेशर पड़ता है जब,
और वो दूसरे हार्मोन्स निकलते हैं और वो बॉडी में ऐसी जगह जाते हैं जहाँ लीवर में वो हार्मोन्स नहीं आना चाहिए था, वो तो दिमाग में रहना चाहिए था, और वो सेक्रेशन बाहर आ गया। अब वो किडनी फेल भी करता है, लीवर भी खराब करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, कैंसर प्रोड्यूस होता है। ऐसी बहुत सारी जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, आजकल जो स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, इंसोम्निया यानी रातों का नींद में नहीं आना, रिंगिंग साउंड और जो है कानों का बजना। ये भी एक रिसर्च पेपर है मेरा खुद का, अभी वक्त नहीं है इसलिए बताना। ये सूती आलूगी हो गई। अब 2 मिनट में इंशाल्लाह मैं ख़त्म करूँगा। 2 मिनट में मुझे ये बताना है तीसरी चीज़ के भाई जो पानी, नदियों का पानी और जो है लेक्स का और ये छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, इनका पानी ये ख़राब हो रहा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से। ये कैसे हो रहा है और क्या चीज़ है? ये भी बहुत बड़ी वजह है कैंसर का। पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, कैडमियम, लेड, ऐसे भारी भारी हैवी मेटल्स पानी में छोड़ दिए जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। देखिए ये सारी इंडस्ट्रीज है, उनसे ये सारी चीज़ें निकलती है, खुलासे का वक्त नहीं है। ये मिसाल है हमारी गंगा रिवर का, गंगा नदी है उसकी मिसाल है। आप देख सकते हैं कानपुर की सारी इंडस्ट्रीज जो पानी लेती है, हरिद्वार से पानी शुरू होता है गंगोत्री से, और वहाँ से जो है वो कानपुर में इंडस्ट्रीज पानी ले लेती है। अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में पानी लगता है, बॉयलर्स को चलाने के लिए और बहुत सारे काम को करने के लिए पानी लगता है इंडस्ट्रीज में। अब वो पानी यूज़ करके गंदा हो जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। अब उसमें हैवी मेटल भी है, पेस्टिसाइड वाली इंडस्ट्री है तो पेस्टिसाइड भी है। पूरी दुनिया में पेस्टिसाइड बैन है लेकिन इंडिया में बनाए जाते हैं, बाकायदा नाम देते हैं लेकिन हमारे यहाँ बनाते हैं, लोग बनाते हैं। तो ऐसी सब चल रहा है हमारे देश में। तो कानपुर वाले अपना पूरा कचरा फेंकते हैं। आगे जाकर के 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद दूसरी सिटी है, इलाहाबाद है, फिर बहुत सारी सिटीज है उसी नदी पर। अब इनका कचरा ये जो फेंका इन्होंने, आगे जाकर के किसी की पानी का सोर्स है, वहाँ से वही पानी वो लोग उठा रहे हैं जिसमें हैवी मेटल फेंके गए, जिसमें पेस्टिसाइड फेंके गए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें फेंकी गई है। और ये सारी चीज़ें जब बदन में जाती है, अल्लाह ने तो पानी के लिए बदन को बनाया है। अब ये अच्छा, जब पानी को लिया जाता है तो उसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट सिस्टम, पानी को साफ करने का जो ट्रीटमेंट सिस्टम है वो इतना एडवांस नहीं है कि इन चीज़ों को निकाल दे, माइक्रो पोल्यूटेंट्स को निकाल दे, पेस्टिसाइड्स को, हैवी मेटल्स को निकाल दे। तो इसकी वजह से वो क्या रहा है, अब ये चीज़ें अंदर जाती है। अब अल्लाह का निज़ाम है या तो पेशाब पखाने से निकल जाए, और दूसरी चीज़ क्या है कि बदन में जमा होने लगती है, लिपिड्स में यानी फैट्स में, चर्बियों में, लिपोफिलिक होती है, चर्बियों में जमा होने लगती है। अब इसको गलाने के लिए हमारा बदन एक प्रोसेस शुरू करता है, पेस्टिसाइड को गलाने के लिए, हैवी मेटल को गलाने के लिए। अब ये सेल्स बढ़ना शुरू होती है जो अनकंट्रोल होकर के कैंसर बनती है। अब ये पानी के जरिए, आप रोजाना पानी पीते हैं, उसमें ये चीज़ें आ रही है। हवा के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी है, पानी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ जो है, अब ये सवालात शुरू हो गए जो मैंने मतलब बेसिक और फंडामेंटल बता दिए इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।